अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी क्लास 12 का चैप्टर 5 और उसकी ये फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जनरल डिस्कशन करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं या कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। साथ ही साथ हम डिफरेंशिएट करेंगे डबल सॉल्ट और एक कॉम्प्लेक्स के बीच में, और कॉम्प्लेक्स के कितने टाइप्स होते हैं, और कुछ बेसिक टर्म्स या टर्मिनोलॉजी जो कि हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने में रिक्वायर्ड होगी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। साथ ही साथ आप जो है नोट्स बनाते चलिएगा ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको ईजी पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर हम लोग डिफ़ाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा टर्मिनोलॉजीज़ को। एक सेंट्रल मेटल एटम होता है। टू बी वेरी स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो कौन सा सेंट्रल मेटल एटम होता है? डी ब्लॉक का एलिमेंट, या सिंपली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो लिंक करते हैं नंबर ऑफ आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ। ध्यान से सुनिएगा, ये लिंक होते हैं, जुड़ते हैं किसके साथ? या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ या फिर आयंस के साथ। ठीक है, या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ या फिर आयंस के साथ, और एक स्पेशल टाइप के बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता क्या है? इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पूरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ शेयर होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है? ये जो न्यूट्रल एटम होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा, ये करता क्या है? ये एक लोन पेयर को या एक से ज़्यादा लोन पेयर को भी, अगर पॉसिबिलिटी है तो, शेयर करता है सेंट्रल मेटल एटम को, जो कि डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और इस तरह के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या हुआ? मेटल को किसी ग्रुप ने, हम ग्रुप यहाँ पर नाम ले रहे हैं, आगे चल के इसका नाम लिगेंड हो जाएगा, वो स्पीशीज़ ना जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है किसी भी सेंट्रल मेटल एटम को या डी ब्लॉक के एलिमेंट को, उसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड्स। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम ग्रुप मान के चल रहे हैं। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयंस जो है क्या करते हैं? अपने लोन पेयर को शेयर करते हैं, और यहाँ जो बॉन्ड बनता है सर, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जो है फॉर्मेशन होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। ठीक है, इन्हीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम लोग सिंपल टर्म्स में कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इन्हीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग सिंपल टर्म्स में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। क्या कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा जिसमें क्या होगा? कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन जो है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, सेंट्रल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यही हमको, जैसे हर एक मॉलिक्यूल में 2 चीज़ें होती हैं, एक सेंट्रल एटम होता है और एक कॉर्नर एटम होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, H2O का सिंपल सा मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये एक सेंट्रल एटम है, और हाइड्रोजन्स जो हैं ये एक कॉर्नर एटम्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी होता है, तो इसीलिए हम उसको सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो कंपाउंड्स बनते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। बड़े इन द सेंस कि जैसे हमने एग्जाम्पल लिया क्लोरोफिल का। ठीक है, क्लोरोफिल का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, या फिर हम लोग हीमोग्लोबिन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये सारे जो, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो रियल, जैसे कोई भी फ्लूइड हुई, ब्लड में बहुत सारी फ्लूइड्स होती हैं, प्लाज्मा होता है, ये सारी चीज़ें, या विटामिन्स हुई, या फिर और भी बहुत सारे, ज़रूरी नहीं कि ऑर्गेनिक ही, और भी बहुत सारे कंपाउंड, जैसे निकल कार्बोनिल है, पोटेशियम आयरन साइनाइड है, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या होती हैं? एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होती हैं। बस इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, अब इसमें एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हम लोग छोटा सा, जैसे मैंने बताया था कि हमको टर्मिनोलॉजी पढ़नी है, जिसमें हम टर्म इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स आयन का। कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है? थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है, ये एक ऐसी स्पीशीज़ है जहाँ पर नंबर ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लिंक करते हैं सेंट्रल मेटल एटम पे, जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, K4FeCN6। ठीक है, इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड भी बोलते हैं। ये हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, इसका जो
इसका जो कॉम्प्लेक्स आयन पार्ट होगा, यानी कि अगर ये हमारे पास पोटेशियम है, पोटेशियम एक क्या चीज़ है, एक कैटायन है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि ये जो पार्ट हो रहा है ये क्या होगा, एनायन होगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स एनायन कहलाता है। जैसे इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं FeCN6, यहाँ पर 4- चार्ज। इसी तरह हमारे पास कॉपर एमाइन का आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2+ चार्ज होता है। इसी तरह हम बात करें तो सिल्वर का भी आता है, सिल्वर साइनाइड, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास माइनस चार्ज आता है। तो ये सारे जो हैं क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स आयन हो गए, ठीक है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, बहुत इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उनमें जो हम स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं ना, उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन की तरह रेफर करते हैं, अनलेस अनटिल इस पर चार्ज लगा हुआ हो, ठीक है। इसीलिए हम सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक। मतलब एक सिंपल टर्म्स में हम उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की। देखिए हमने यहाँ बताया ना कि कैटायन एनायन, इसी सब के बेसिस पर इसका एक क्लासिफिकेशन भी बन जाता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो हमारे पास इन जनरल 3 तरह के कॉम्प्लेक्स देखने को हमको मिलेंगे। 3 तरह के कौन कौन से? सबसे पहला कॉम्प्लेक्स हम लोग बोलते हैं उस कॉम्प्लेक्स को जिसको हम बोलते हैं कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। दूसरा हमारे पास जो आता है वो आता है हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसी तरह से तीसरा हमारे पास आ जाता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, और हमको तीनों के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है। कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसको समझते हैं। ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जिसके ऊपर, जैसे ये हमारा एग्जांपल हमने लिया था CuNH3 ट्वाइस स्क्वायर ब्रैकेट 2+, ये हमारा क्या है, एक कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह बहुत सारे कंपाउंड्स हमको आगे मिलेंगे, जैसे CuNH3 6 3+, ये सारे क्या हो गए, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स हो गए जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। सिमिलरली अगर हमारे पास एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स कि उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास नेगेटिव चार्ज मिलेगा। जैसा कि मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था AgCN2 वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, नेगेटिव। इसी तरह इसमें FeCN6 वाला भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। हमको इसमें तमाम एग्जांपल आगे हम चैप्टर में चलते जाएंगे तो बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। तो ये कैसे हो, कॉम्प्लेक्स हो गए, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स हो गए। इसी तरह एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि निकल कार्बोनेट, ठीक है, यहाँ पर 4, या फिर हम बात करें तो CONH3 थ्राइस Cl3, ये सारे जो है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब बिना चार्ज के। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स ऐसा होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स ऐसा कॉम्प्लेक्स जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स ऐसा जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज, ठीक है। नो चार्ज कह लीजिए, ज़ीरो चार्ज कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें। तो ये 3 तरह के कॉम्प्लेक्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बारी आती है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंट है, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है। तो डबल सॉल्ट, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं डबल सॉल्ट का, तो आप सब अब तक प्रैक्टिकल से वाकिफ़ हो गए होंगे। जैसे कि FAS होता है, फेरस एमोनियम सल्फेट, या जिसको हम लोग मोहर सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। या इसी तरह कार्नालाइट हो गया, या फिर हम बात करें पोटाश एलम हो गई। ये सारी चीज़ें जो होती हैं क्या होती हैं, डबल सॉल्ट होती हैं। हमको समझाना ये है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जैसे अगर मैं फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखूं तो हमको क्या फॉर्मूला मिलता है, इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.NH4 ट्वाइस SO4.6H2O, ठीक है। इसी तरह अगर हम कार्नालाइट का एग्जांपल लिखें तो होता है KCl.MgCl2.6H2O। सिमिलरली अगर हम बात करें पोटाश एलम की तो पोटेशियम सल्फेट, इसके बाद आ जाता है हमारे पास एल्युमिनियम सल्फेट, और आखिरी में 24H2O। देखिए, इनमें और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस इतना है कि जो भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, अगर हम उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं या बेसिकली हम उसका सॉल्यूशन बनाएं, तो उसमें क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना, वो चेंज नहीं होती हैं। चेंज नहीं होने का मतलब, अगर हम कॉम्प्लेक्स का वाटर में डालते हैं
ठीक है, तो वो अपने आयंस की आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि ये जो हमने लिया हुआ है, ये जो एंटिटी ली हुई है, ये एंटिटी हम लेंगे तो ये सेम एज इट इज़ वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगी, सॉल्यूशन बना लेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम डबल सॉल्ट लेते हैं, किसी भी तरह का डबल सॉल्ट लेते हैं और उसका अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं या उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो सॉल्ट होता है ना, ये डिसोसिएट हो जाता है। ये सॉल्ट डिसोसिएट हो जाता है किस में? अपने आयंस में। डिसोसिएट हो जाएगा किस में? अपने आयंस में। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं KCl MgCl2 वगैरह की बात करूं तो K प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा, Mg2 प्लस अलग हो जाएगा, मतलब सारे आयंस जो होंगे क्या होंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे। तो सिंपली होगा क्या कि वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देगा, ठीक है। तो डबल सॉल्ट एक तरह से बनता ऐसे है कि जब कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड का, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में भी सेम यही चीज़ें होती हैं, लेकिन दोनों में प्रॉपर जो मेन डिफरेंस वो यही आता है कि अगर हम दोनों का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो डबल सॉल्ट जो है अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देगा, मगर कॉम्प्लेक्स अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में और डबल सॉल्ट में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा डिफरेंस रखना है क्या कि एक्वस सॉल्यूशन में डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देता है, मगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लूज़ नहीं करता है, ठीक है। अब कुछ थोड़े बहुत और टर्म्स को हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि हमने एक बीच में एक वर्ड इस्तेमाल किया, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सेंट्रल मेटल एटम और जो उससे जुड़े हुए आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया CONH3 का, ये जो पूरा एक लिखा मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में, ये जो पूरी चीज़ें हैं ये क्या है? एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने इसका और एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्लेटिनम Cl2 NH3 ट्वाइस, ये जो हो गया हमारा क्या है? ये एक तरह की कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, कॉम्प्लेक्स पाए जाएंगे, वो सारे के सारे क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाते हैं, ठीक। इसके बाद आता है एक छोटा सा टर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल एटम क्या होता है, ठीक है। सेंट्रल एटम बोल लेते हैं या मेटल ही होता है, मेटल से ही सारे जुड़ते हैं, इसलिए हम सिंपली इसको सेंट्रल मेटल एटम बोल लेते हैं। शॉर्ट में बार बार हम CMA लिखेंगे इसके लिए, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? देखिए, सेंट्रल मेटल एटम ट्रांजिशन एलिमेंट होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? लास्ट चैप्टर्स में हमने पढ़ रखा है। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें D इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे होते हैं 1 से लेकर 9 10 तक, उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो कोई भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी उसमें एक सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल एटम का प्रेजेंट होना कंपलसरी है। और साथ ही साथ ये जो मैं नंबर्स लिख रहा हूँ ये रैंडम नंबर्स नहीं है, यानी 2 क्लोरीन 2 अमोनिया लगा हुआ है, ये रैंडमली नहीं लिखा, ये एक फिक्स्ड नंबर होता है। मतलब किसी भी CMA से फिक्स्ड नंबर ऑफ स्पीशीज़ जुड़ी होती हैं, ठीक है। फिक्स्ड नंबर ऑफ स्पीशीज़ जुड़ी होती हैं। इन स्पीशीज़ को ही हम लोग लिगेंड्स बोलते हैं। लिगेंड्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसी भी सेंट्रल मेटल एटम में फिक्स्ड नंबर ऑफ स्पीशीज़ जुड़ी हुई रहती हैं। और कैसे जुड़ी हुई होती हैं ये भी ध्यान दीजिएगा। एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है या एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होती है, ठीक है। एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होती है। इसी अरेंजमेंट में लिगेंड्स जो हैं सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए होते हैं। किसी को अगर लिगेंड्स नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली समझ लीजिए सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ने वाले आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स, इन्हीं को हम लोग बोलेंगे लिगेंड्स, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लिगेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके कई सारे टाइप्स होते हैं, कैसे क्या होता है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक। अब अगर हम थोड़ा सा आपको इक्विलिब्रियम की तरफ ले चलें, जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ रखा था, तो हमने पढ़ा था कि कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती हैं, कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर होती हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज़ की बात करें तो हम उनको बोलते थे लेविस बेस, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज़ की बात करें तो हम उनको क्या बोलते थे? लेविस एसिड। तो जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है सर, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे लेविस एसिड। ध्यान से समझ लीजिए, बिकॉज सेंट्रल मेटल एटम इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लेविस एसिड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में MCQs में पुट हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको
पॉइंट टू बी नोटेड कह लीजिए या रिमाइंड रखिएगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट से इसलिए बिलोंग करता है क्योंकि वही बना सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स। उसकी 2-3 छोटी छोटी वजह हैं। पहली ये कि उनमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंस होता है, तो पहला ही बात यही हो जाएगी, प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो होता है उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। और तीसरा जो होता है वो इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम लोग ZEF या ZF बोलते हैं, ये जो होता है इनका काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इन 3 वजह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। और आगे चल के हम लोग इसके ऊपर और भी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमने इसमें डिस्कस किया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, साथ ही साथ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जैसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, कितने टाइप्स के कॉम्प्लेक्स होते हैं, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है, और सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।